आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं अल्फा क्वांट कैपिटल मैनेजमेंट के फाउंडर और सीईओ संजीव अग्रवाल साहब। सर, कितने सालों बाद मुलाकात हो रही है? ये हमारा करीब 9 साल बाद हम 8 से 9 साल बाद हमारी मुलाकात हो रही है। क्यों ये मुलाकात इतनी लेट हो रही है वो मैं बता दूं कि सर आजकल हिंदुस्तान में रहते नहीं है, दुबई में रहते हैं और वहाँ से आप फंड मैनेज करते हैं अल्ट्रा एचएनआईज के, अमेरिका के, हमारे दुनिया भर के सारे मार्केट्स आप ट्रैक करते हैं। और ख़ास बात यह कि न सिर्फ इक्विटी बल्कि सारी एसेट्स क्लास, क्रूड, गोल्ड, सिल्वर, बॉन्ड्स, मतलब जो इंटरेस्ट रेट्स ग्लोबली ट्रेड होती है वो, सारी कमोडिटीज़, डाउ एसएनपी से लेकर निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी तक सारे आपके ट्रैकिंग रडार पर रहते हैं। मैं जरा आपको परिचय बता दूं क्योंकि लंबे समय बाद आपकी मुलाकात हो रही है। तो सर ने 1991 में IIM बैंगलोर से आपने MBA किया है और उसके बाद उससे पहले 1989 में बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री आपने IIT BHU से ली है। और उसके बाद से आप पिछले 30 सालों से मार्केट का लंबा गहरा अनुभव रखते हैं और आपने हेज फंड मैनेजर के तौर पर, टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर, प्रोप्राइटरी ट्रेडर के तौर पर, स्टॉक ब्रोकर के तौर पर, ऑटोमेटेड सिस्टम डेवलपर के तौर पर ज़बरदस्त काम किया। सर आजकल जो मुझे समझ में आता है टेक्नोलॉजी और ट्रेडिंग का जो एक बड़ा मिश्रण चल रहा है पूरी दुनिया भर के बाज़ारों में, उसमें बड़ा आप काम कर रहे हैं, राइट? हाँ, देखिए हमने जब ब्रोकिंग भी स्टार्ट की थी तो जब 93 मतलब समझिए NSE के जो फर्स्ट सेट ऑफ ब्रोकर्स हुए तो उसमें हम थे। 94 उससे में पहले भी मतलब हमने टेक्नोलॉजी, जब कंप्यूटर्स ब्रोकर के ऑफिस में भी नहीं होते थे तो हमारा सारा कम्युनिकेशन जो है वो कंप्यूटर्स के फाइल के थ्रू ट्रांसफ़र होता था और वी वर क्वाइट अहेड ऑफ द टाइम। मगर इसके बाद भी हमने 1998 में एल्गो ट्रेडिंग की थी। तब तक आज एल्गो आप बहुत सब लोग सुनते हैं, तो एल्गो ट्रेडिंग उस समय कोई जानता ही नहीं था, तो हम उसे उस समय एल्गो ट्रेडिंग नहीं, सिस्टम ट्रेडिंग कहा करते थे। राइट। तो एक प्रोग्राम था ट्रेड स्टेशन, वो मैंने US से इंपोर्ट किया था सुदर्शन सुखानी जी के संग। अरे क्या बात। मिलके उन्होंने ही मेरे को दिया था। फिर हमने सिस्टम डेवलप किया और उसके रिटर्न्स ऐसे थे कि हमें लगा कि हम जो डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग कर रहे हैं वो तो उसके आगे बिल्कुल बेकार है। क्या बात। मतलब उस समय आप ये समझिए एल्गो में क्या होता है कि सबसे बड़ा फायदा कि आपके इमोशंस है ही नहीं, इन्वॉल्व ही नहीं है। वो एक आप इस ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? डिसिप्लिन। करेक्ट। और एल्गो जो है वो तो 100% डिसिप्लिन है। आपने जो भी स्ट्रेटजी बता दी उसने वही करना है, आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है उसने तो वही करना है जो उसे बताया। इज लाइक अ स्लेव। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो उससे बाद हमारे को लगा कि ये एल्गो ट्रेडिंग जो है, आपको लगता है जैसे मेरा एल्गो ट्रेडिंग जो है वो प्योरली ट्रेंड फॉलोइंग पैटर्न्स कहलाते हैं जो हम सिस्टम यूज़ करते हैं, और जो मैं प्रेडिक्शंस करता हूँ जिसमें काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है, मगर वो बिल्कुल उसका उल्टा है। वो कॉन्ट्रा ट्रेंड स्ट्रेटजीज है। तो हमें अगर चूज करना है कि हम किस चीज़ पे ट्रेडिंग करेंगे, तो हमारी ज़्यादातर ट्रेडिंग हमारी अपनी प्रेडिक्शंस की बजाय एल्गो पे ही होती है कि उस पे हमारा ज़्यादा, ताकि इमोशंस का कहीं मतलब और ऐसा है कि प्रेशर भी नहीं है ना। अगर गलती कर रहा है तो कंप्यूटर कर रहा है, हमारा सिस्टम कर रहा है, हमें कोई ये दुख नहीं रहता या ये रिग्रेट नहीं रहती यार बहुत अच्छा मौका था, प्रॉफिट बुक नहीं किया। अरे जो करा वो एल्गो ने करा ना। एब्सोल्युटली। अच्छा सर, जो मैं आपको जितना जानता हूँ और आपके टेक्निकल विश्लेषण को मैं पढ़ता समझता हूँ, आपकी बड़ी महारत है एक तो कॉन्ट्रा ट्रेड लेने की, कि जब बड़ा मंदी का माहौल होता है तो लोगों को सबको लगता है, जाहिर सी बात है, चार्ट पर सेल सिग्नल ही सारे आते हैं, आप वहाँ पर विपरीत ट्रेड देने की कोशिश करते हैं। बहुत तेज़ी का माहौल होता है तो आप विपरीत ट्रेड देने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर रुकेगा। तो ये टॉप और बॉटम जिसे एक तरह से कह दें, या फिर कहाँ जाकर मार्केट रुकने वाला है, ऊपर या नीचे की तरफ, ये कैसे आप करते हैं और ट्रेडर्स कैसे सीख सकते हैं? देखिए इसमें 3 चीज़ें हैं। पहला चीज़ जो है, हम एक थ्योरी यूज़ करते हैं नियो वेव। इट्स एक्चुअली अ मॉडिफाइड इलियट वेव, और आप कह सकते हैं कि एडवांस इलियट वेव है, और ये काफ़ी एक्यूरेट होती है। ये वेव बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होती है। ग्लेन नीली इन्होंने 1987 में स्टार्ट किया था और उन्होंने अगले 100 साल के लिए US का मार्केट प्रिडिक्ट किया था और आज तक वैसा ही चल रहा है। अच्छा। तो उनकी महारत बहुत अच्छी है। हमें एक फ़ायदा क्या हुआ इससे कि हम ट्रेडर भी थे, तो हमारे जो ट्रेडिंग टूल्स थे हमने उनको भी मिक्स किया। अच्छा। और तीसरा क्या है कि मार्केट को सुनिए, मार्केट खुद बताता है कि कैसे है। अगर आप देखें, देयर इज अ फाइट बिटवीन डम मनी एंड स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी ऑलवेज प्रोएक्टिव होता है और डम मनी रिएक्ट करता है न्यूज़ को। आप देखेंगे मार्केट की सारी पीक हमेशा पॉजिटिव न्यूज़ पे बनेंगी।
करेक्ट। तो जहां स्मार्ट मनी अपना प्रॉफिट बुक कर रहा होता है और डम मनी उसको खरीद रहा होता है। मेरा डम मनी से मतलब रिटेल नहीं है या स्मार्ट मनी से ये नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा एजुकेटेड है। इट इज अ सेंस, मार्केट सेंस, मानसिकता। हाँ, मतलब वो किस ढंग से मार्केट को देखते हैं, कितना वो है। और आप देखिए बॉटम, अब यूएस मार्केट का 13 अक्टूबर को बॉटम बना था। उस दिन इन्फ्लेशन डेटा आया था और 100 पॉइंट नीचे एसएनपी खुला था। करेक्ट। और एसएनपी खुला था और बंद कहाँ हुआ? पिछले 3 दिन के हाई के ऊपर 100 पॉइंट से ज्यादा, यानी 200 पॉइंट उसने खुला और 200 पॉइंट रिकवर कर लिया। उस दिन मैंने मैसेज भी दिया था मेरे लिंक्डइन पे भी और मैसेज कि हाँ मार्केट बॉटम बन गई। और जबकि बाकी सबको लग रहा था कि ये तो अभी डेटा और खराब है, क्योंकि क्या होता था कि उससे 15 कितने डेटा पॉइंट थे, हर बार मार्केट इन्फ्लेशन आता था गिर जाता था, कुछ आता था जॉब नंबर आते थे गिर जाता था। तो इस बार खराब आने पे तेज क्यों हुआ? क्योंकि स्मार्ट मनी ने सेंस कर लिया था कि ये वाली न्यूज़ जो है ये आखिरी बैड न्यूज़ है। करेक्ट। एंड दे बॉट इट। और इससे फायदा उन्हें क्या होता है? देखिए, अगर सब जने खरीद रहे हैं तो उन्हें जितना सामान चाहिए वो मिलेगा नहीं ना। तो ऐसी बैड न्यूज़ पे अगर वो खरीद रहे हैं तो देने वाले बहुत सारे हैं। तो दे गेट द होल क्वांटिटी। एंड उसके बाद देखिए मार्केट वहां से 20% करीब रिकवर कर गया, मगर वो बॉटम आज तक नहीं टूटी और ना मेरे हिसाब से टूटेगी भी नहीं। मैं तो बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। सारी दुनिया में इस समय 2023 का लग रहा है रिसेशन आएगा। हम उस पर बात करेंगे कि हम तो नया ऑल टाइम हाई देख रहे हैं। तो बस सर इसी पे बात करते हैं। जब आपने ऑल टाइम हाई का हिंट दे दिया तो निफ्टी, सबसे पहले मैं आपसे इसी पर राय लेना चाहता हूँ। काफ़ी समय से हम बड़े रेंज बाउंड फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं। अब दोनों तरफ की व्यू है, आप बताएं सर आपका व्यू किस तरफ का है निफ्टी? देखिए, मेरा व्यू तो तेजी का है, ये करेक्शन है और 17,750 इसका बॉटम हमने दिया। हमारा एक्चुअली स्टॉप लॉस था जो 11 पॉइंट से 17,761 से घूम गया। हाँ, 761 से हमने 800 के करीब बाइंग करने को बोला है। और 270 अभी देखेंगे, बीच में जो हाई थी वो 267 की थी, 18,267 की। और वहाँ पे एक एवरेज भी आ रहा है जिसको हम करते हैं, आई यूज 56 डे मूविंग एवरेज। अच्छा, 50 और 100 नहीं, 56। मैं मेरे सारे एवरेजेस जो है थोड़े डिफरेंट होते हैं। 56 इंच से कुछ 56 इंच से तो नहीं, मगर हाँ इस ढंग से मैं यूज करता हूँ। और मैं 20 भी नहीं यूज करता, 28 यूज करता हूँ। ओके। अब मल्टीपल्स में इसके 28 की न्यूमरोलॉजी नहीं, ये न्यूमरोलॉजी नहीं है। देखिए कि मून साइकिल है 28 दिन का, उसका यही वो तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जनरली क्या है कि आपका देखिए ज्वार भाटा भी मून साइकिल से चलता है। तो जो इलियट वेव और नियो वेव की पूरी जो थिंकिंग है वो बेस्ड जो है फिबोनाची सीरीज पे है। वैसे तो फिबोनाची सीरीज हमारी एक्चुअली उसका नाम हेमचंद्र सीरीज होना चाहिए क्योंकि बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी। और अरब ट्रेडर्स के थ्रू ये इटली पहुंची थी और उन्होंने अपना नाम देके इसे फिबोनाची बता दिया। बिल्कुल ठीक बात। मगर ओवरऑल अगर आप देखें तो ये सारे जितने भी नेचुरल फिनोमेना हैं, एक गोल्डन रेशो होता है जिसे 1.618 कहते हैं। इट्स वेरी वेरी मतलब आप चाहिए फिबोनाची सीरीज क्या है कि एक नंबर को अगले नंबर से जोड़ दिया जाए तो तीसरा नंबर आ जाता है। और इसकी खास बात है, अगले नंबर को पिछले नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1.618, दो नंबर आगे को पिछले मतलब एक नंबर छोड़ के अगर पीछे से डिवाइड करेंगे तो 2.618। आप पिछले नंबर को अगले नंबर से डिवाइड करेंगे 0.618। ओके। और अगले दो, एक छोड़ के पिछले नंबर को डिवाइड करेंगे अगले एक नंबर छोड़ के तो 0.382। अब ये देखिए 0.618 हर एक जगह है। अगर 0.382 को भी देखें तो 1 माइनस 0.618 इज 0.382। और ये हमारे सारी बॉडी में ये फिबोनाची नंबर 5 है। हमारे टॉर्सो है। अच्छा। इसमें 5 पार्ट निकले, 2 पैर, 2 हाथ, एक सर, ये भी 5 है। आपकी ये जो कोहनी से लेके इसका जो है ये 1.618 है। आपके पैर और धड़ का जो रेशो है वो 1.618 है। सर आपके साथ तो मुझे लगता है अलग से एक आधा घंटे का शो प्रॉपर इस पे करना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। कितने गैलेक्सी हैं अगर आप देखेंगे, ये गोल्डन रेशो कहलाता है। आप सेंटर से एक तरफ लेंगे, वही वेव जो दूसरी तरफ आती है। अच्छा। गैलेक्सी या वर्लपूल में एक तरफ अगर 1 है तो दूसरी तरफ 1.618 होगा। वाह, क्या बात है, इंटरेस्टिंग। तो इतना कॉम्बिनेशन है, मतलब इट इज सो इंटरेस्टिंग थिंग। मतलब ऐसा लगता है कि हर चीज। तो जब आर.एन. एलियट ने 1932 में ये जब थ्योरी प्रोपाउंड की थी तो उसने इसको फिबोनाची सीरीज से जोड़ा कि सारी चीज दुनिया में नेचुरल फिनोमेना से गवर्न है। तो शेयर मार्केट, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी भी
नेचुरल हाँ, फिनोमेना। इनसे- तो ये 1.618 618 हम सुनते बहुत हैं, मगर किसी को पता नहीं क्यों लॉजिक क्या है इसके भी। अच्छा सर, तो आप निफ्टी का बता रहे थे, हाँ, कि जब तक 17,750 ना टूटे हाँ। तब तक तेजी बरकरार है। तब तक। और ऊपर के देखिए, टारगेट क्या बनते हैं? अभी ये रेंज में है 17,750 और 18,250 270 मान लीजिए। 270, हाँ। मतलब वो हाई भी टूटना Correct, जरूरी है। correct। तो ये रेंज में जब तक है तो ऊपर की रेंज में बेचिए, नीचे की रेंज में खरीदिए। ठीक है। एक बार ये ब्रेकआउट हो जाता है तो 19,000 अगर समझो नीचे ब्रेकआउट होता है तो कितने गिर सकते हैं? 17,300 17,300 ऊपर जाकर 200 से 300 इसका मेरे को उससे नीचे लगता है। 200 डीएमए भी आप अगर देखेंगे वहीं आ 17,250 के आसपास है, तो मेरे को नहीं लगता कि उससे ऊपर ज्यादा। ब्रेकआउट दिया तो और देखिए, एक और वजह है मेरी इस कॉन्फिडेंस की ऊपर जाएगा, जी। जब मेरे यूएस मार्केट में एक छोटा सा करेक्शन और बचा है। मतलब ये जो अभी डाउनफॉल आया है लास्ट, और वो अभी रिकवरी ले रहा है, ये भी एक फ्लैट करेक्शन की तरह चल रहा है। और उसका टाइम अगले हफ्ता 10 दिन में ये टाइम वाइज इसका करेक्शन पूरा हो जाएगा। तो अगर यूएस मार्केट हम 5,000 देख रहे हैं तो निफ्टी हमारा पीछे थोड़ी रह जाएगा, वो 15,000 थोड़ी हो जाएगा। ठीक बात है। तो वो भी वैसे तो 21,000 तक हम देखते हैं कि S&P निफ्टी जाने चाहिए, मगर अगर S&P 5500 हुआ तो हम 24-25,000 भी देखेंगे। एब्सोल्यूट, क्या बात है, वाह। तो और ये चलिए, सब 2023 में ही होने तो वाला है। S&P पे भी आप बुलिश हैं? बहुत बहुत बुलिश है। क्या टारगेट्स आप S&P के लेके चलते हैं? देखिए, जो उसका हाई है 4800 समथिंग है, मगर मेरे को जो एक्चुअल टारगेट लगते हैं वो 5500 के करीब लगते हैं। क्या बात है, 5500 के टारगेट, बड़े टारगेट हैं। देखिए, मतलब लोग पूरे दुनिया में रिसेशन की बात कर लेंगे, मार्केट मजबूत है। मार्केट देखिए अब दिखा रहा है ना, दिखा रहा है, पहले गिर रहा था, अब correct। 13 अक्टूबर के बाद से देखिए, एक मार्केट का बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है जी। बेयर मार्केट में नो न्यूज इज अ गुड न्यूज। Correct। कितनी भी अच्छी न्यूज आए, खुलेगा खराबी, पेज और खराब। टूट जाएगा। हाँ, ठीक बात। इन बुल मार्केट में नो न्यूज इज अ बैड न्यूज। बैड न्यूज आएगी, गैप डाउन खुलता है, फिर तेज हो जाता है। तो मार्केट खुद बताता है। और देखिए, जो बॉटम पकड़ने का एक बड़ा अच्छा तरीका है हमारे पास, मार्केट हमेशा बेस्ट न्यूज पे जब गिरना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए हम टॉप के आसपास हैं, टॉप है। करेक्ट, करेक्ट। खराब न्यूज पे बढ़ना शुरू अब ये 13 अक्टूबर को जो खराब होता है, है, इसका मतलब तो मतलब हम बॉटम बना रहे हैं। Correct। और न्यूज के हिसाब से मार्केट चल रहा है, यानी अच्छी न्यूज पे ऊपर हो रहा है, तो हम कहीं मिडिल ऑफ द ट्रेंड। बिल्कुल, यही बात हम परसों कर रहे थे। बिल्कुल एग्जैक्टली आपने सही बात की। अब सर, गोल्ड और डॉलर, इन दोनों पर आप अपनी राय देखिए। इनका देखिए, डॉलर जो है इसका मैंने 115 के आसपास जब गया था तो मैंने उसमें दिया भी था कि टॉप हो गोल्ड गया की टॉप होने वाली है और 110 के नीचे ये हो जाएगा। उसके बाद तो इसने पुल बैक ही नहीं दिया। Correct। एक बार 110 के तरफा। नीचे आया है तो लगातार गिरता जा रहा है। एक पैटर्न है न्यू वेव का, जिसे हम डायमेट्रिक पैटर्न कहते हैं। तो एनी पुल बैक अगर 108 के आसपास मिलता है तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी जिन्होंने ट्रेडर्स के हिसाब से। अगर हम इसका गोल्ड पे अगर डॉलर गिर रहा है तो देखिए, S&P के गिरने के दो बेसिक रीजन थे। एक तो डॉलर की स्ट्रेंथ, और दूसरा 10 ईयर की जो यूएस ट्रेजरी की यील्ड है वो 1.5% से बढ़ के 4.25 तक हो गई थी। तो ये दोनों मैंने लगातार फैक्टर अपने पोस्ट में, मैं लिंक्डइन पे जैसे देता हूँ उसमें लगातार करता रहता हूँ कि ये दोनों फैक्टर पे ध्यान रखिए, S&P अपने आप ही आपका सही रहेगा। क्योंकि S&P की कोई भी तेजी सस्टेनेबल तब तक नहीं होगी जब तक ये दोनों फैक्टर हैं। तो हमें अभी लग रहा है यूरो जैसे तेज है, येन अब तेज हो रहा है, 150 से 128 आ गया, और ये अभी काफी नीचे जाने गोल्ड का का क्या टारगेट रखना चाहिए सर? देखिए, गोल्ड का एक अलग पैटर्न है। जबकि डॉलर वीक हो रहा है तो गोल्ड तेज होना चाहिए, बट गोल्ड मेरे को लगता है कि ये अभी जो फिलहाल शॉर्ट टर्म रेंज है वो 2000, अगर हाईएस्ट भी देखूं तो 2050 से ऊपर जाता हुआ नहीं लगता। 2050 डॉलर और नीचे 1650 की अभी रेंज है। मगर ओवरऑल लॉन्ग टर्म में मैं गोल्ड में बुलिश नहीं हूँ। और क्रूड? क्रूड मेरे को लगता है 75 के आसपास, 75 के आसपास एक बेस हो गया है, और 85 के ऊपर अगर करता है तो फिर एक बार 100 की तरफ जा सकता है। इसके एक फंडामेंटल रीजन भी, अगर चाइना में लॉकडाउन खुला है तो डिमांड जो है क्रूड की बढ़ेगी। और अगर टेक्निकल देखें तो इतना ज़्यादा गिरा है ये, पर्टिकुलरली नेचुरल गैस को देखें तो वो तो सीधा 10 से आज 3.5-4 के आ गया। मतलब 70% या 60% करेक्शन फ्रॉम द पीक हुआ है। तो उसमें एक टेक्निकल पुलबैक ही देखें तो वो पॉसिबल है कि ये एक बार रिकवरी तो होगी ही होगी। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स को लेकर भी काफ़ी कुछ लोग डायरेक्शन लगाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ से क्या डायरेक्शन मिल रहा है? देखिए, अभी मैंने जैसे कहा था कि ये 4.3 पे जो है यूएस की 10 ईयर यील्ड तो पीक आउट हो गई है। मगर आजकल जब ये होता है तो 2 ईयर यील्ड जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, शॉर्ट टर्म वाली। शॉर्ट टर्म वाली। और अभी तो इन्वर्टेड यील्ड कर्व है, वो उससे ज़्यादा चल रही है जो जनरली कम चलती हैं। तो मेरे को लगता है कि अब जिस ढंग से
अब इस बार मतलब जॉब डेटा, जीडीपी डेटा, वहाँ पे क्या होता है कि गुड न्यूज़ इज़ अ बैड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़। होता क्या कि अगर इकोनॉमी खराब कर रही है तो फेड थोड़ा डविश हो जाएगा। करेक्ट। तो हम इकोनॉमी से ज़्यादा फेड को देखते हैं। अगर आप देखें कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए और डविश बोल दिया तो मार्केट भाग जाता है, और उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम भी बढ़ाया मगर हॉकिश बोल दिया तो मार्केट टूट जाता है। तो लोग ये जानना चाहते हैं, देखिए न्यूज़ जो आ गई वो पुरानी हो गई, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं, उसका कोई वैल्यू नहीं है, सबको पता है। आप आगे क्या होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगली बार फेड क्या करने वाला है, ये रुकने कहाँ वाला है, कितनी तेजी से चलने वाला है। तो मेरे को लगता है कि अब 1 या 2.25 के बढ़ेंगे, 2 मेरे को लगता है बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा मेरे को लगता नहीं। और ये जो उसकी जो यील्ड है 4.3 पे मेरे को लगता है पीक आउट हो गई। अगर 4.3 का ये टूटता है तो एनालिसिस चेंज हो सकती है, तब डरावना सिनेरियो बनता है, दूर है अभी बहुत। मगर मेरे को लगता नहीं कि वो जाएगा। अच्छा सर, चूंकि आप इंडियन मार्केट पे बुलिश हैं तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कहाँ बुलिश हैं आप, कहाँ कोई ऐसे सेक्टर्स, थीम्स, स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पे हैं? एक तो आपका ही बड़ा, मैं आपको फॉलो करता रहता हूँ, अरे सर थैंक यू। तो एक जो मिड कैप PSU बैंक्स, सरकारी में उसमें अभी बहुत दम है। अच्छा। टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी। फंडामेंटली सबको पता है कि उनकी बैलेंस शीट पिछले 8 सालों में जो क्लीनिंग हुई है तो दे डिजर्व री रेटिंग। और अभी जो एक कितना बड़ा राइज आया था, लगभग डबल हो गए थे 1-2 महीने में ही। तो अगर टेक्निकल के हिसाब से देखें तो उसमें ना अभी कोई डाइवर्जेंस है, तो जितना भी करेक्शन आए, बाय ऑन टच जितना नीचे आए, छोटे छोटे बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, जो एकदम डबल, वो उनमें बड़ा अभी मूव मिलना बाकी है। इवन यस बैंक जो बहुत लोगों का फंसा है, मेरे को लगता है 25 से 32 ये 2 टारगेट हैं। 25 अभी बना था, वो भी दोबारा जाएगा। तो दीज ऑफर अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर डिलीवरी बेस्ड ट्रेडर्स। दूसरा मेरे को लगता है IT इज बॉटमिंग आउट। ओके। और अगर यूएस मार्केट, इसका एक और रीजन भी है, यूएस मार्केट मेरे को लगता है अब नेस्डैक जो है वो डाउ को आउट परफॉर्म करेगा। करेक्ट। अभी देखिए डाउ ने मैसिवली आउट परफॉर्म किया है नेस्डैक को। नेस्डैक वाज नियर द बॉटम एंड डाउ ने 70% रिकवर कर लिया था। ये इतना ज़्यादा आपको डाइवर्जेंस जनरली मिलता नहीं है, मगर पिछले अक्टूबर से जो राइज हुआ था उसमें नेस्डैक ने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया और डाउ ने मैसिवली रिकवर किया। तो अब अगर नेस्डैक आउट परफॉर्म कर रहा है और वो S&P 55 हो जा रही है, तो मेरे को लगता है कि जो हमारे IT सेक्टर के ऊपर जो ये रिसेशन के बादल हैं कि स्पेंडिंग कम होगी, मेरे को नहीं लगता। और टेक्निकली ऑल्सो जो इसमें फ्रॉड था, मतलब 70, 75, 80 के पी पे ये मिड कैप हो गए, अब वो आ गए, मगर अभी भी इतने सस्ते नहीं है कि आप बोलें कि जी मुंह में पानी आ रहा है कि 15 या 16, मगर हाँ वो 30-35 में मगर बेस बना रहे हैं और मेरे ख्याल से दे ऑफर अ गुड वैल्यू। ओके, तो बैंक्स, IT और हमारा एक इंफ्रा एंड मैन्युफैक्चरिंग मेटल्स, आई थिंक दे विल आल्सो परफॉर्म। जैसे आप कहते भी रहते हैं ना कि अगला डिकेड, मैं कहता हूँ अगले 50 साल जो हैं वो इंडिया के। अरे वाह, क्या बात जो है। पहले पिछले 30-40 साल देखें, चाइना ने जैसे डोमिनेट किया था। करेक्ट। आप 1980s में देखिए, चाइना का पर कैपिटा इनकम इंडिया और पाकिस्तान दोनों से लोअर था, बांग्लादेश से लोअर था पर कैपिटा इनकम, और आज कितना आगे हुआ है। अब ये सारा हुआ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स की वजह से। और हमारी गवर्नमेंट ने पिछले 3 साल में जितना ये PLI स्कीम, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स के ऊपर ये बिलियंस ऑफ डॉलर वो काम कर रहे हैं, नहीं, इट इज गोइंग टू चेंज द लैंडस्केप ऑफ इंडियन बिजनेसेस। क्या बात है सर, गणतंत्र दिवस पर इससे बड़े आप बात कह नहीं सकते कि अगले 25 नहीं 50 साल हिंदुस्तान के हैं। और ये कहना है संजीव अग्रवाल साहब का, जो आमतौर पर दुबई में होते हैं और वहाँ से अपने फंड मैनेज करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप इंडिया में हैं और हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत डीप इनसाइट हमारे दर्शकों को दी, न सिर्फ लेवल्स या डायरेक्शन के लिहाज से, बल्कि कैसे आप बढ़िया एक टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को समावेश करते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आइए विश भी करना चाहूँगा सारे जी यूजर्स को। मैं पहले जी पे बहुत ज़्यादा एक्चुअली 2008 से लेके करीब मैं 2014 तक बहुत ज़्यादा एक्टिव था। जी हाँ बिल्कुल। और सबको विश करना चाहूँगा ये गणतंत्र दिवस की, और ये बहुत बहुत बधाई सबको, आप सबको भी। थैंक यू सो मच सर।